So hello everyone, welcome back to Being Economics YouTube channel. So as you know, हमारा environmental economics का जो playlist है JKPSC 10+2 लेक्चर के लिए वो कंटिन्यू था। उसमें कुछ ही लेक्चर रह चुके हैं। अब सिलेबस आपके सामने है। एक बार जल्दी से सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो ये यूनिट 11th है लेक्चर एग्जामिनेशन के लिए वो शुरू किया था, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली हमने स्टार्ट किया इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच के लिंक से। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लिंक होता है, एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच में क्या ट्रेड ऑफ्स का मतलब है कि क्या इन दोनों के बीच में जो है आप बोल सकते हैं कि अगर एक चीज को लेके चलेंगे तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने एक लेक्चर अलग से किया। शुरू में ही लेक्चर के ऊपर हमने देखा कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है वो कम होगी, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बढ़ानी है तो श्योरली जो है आपका जीडीपी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम किसी ना किसी तरह से होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी भी तरह से ना। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे गए, प्रॉपर्टी राइट्स पे, ओपन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पे, एक्सटर्नलिटीज को हमने अच्छे से पढ़ा, मार्केट फेलियर को हमने अच्छे से पढ़ा, पब्लिक गुड्स और पब्लिक बैड दोनों कंसेप्ट पढ़े, और ये सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट और इंडिकेटर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया और ना मैं ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये आपका एक कॉमन कंसेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, सेम एज जो आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो इसको कहीं से भी आप कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट कहाँ से आया। जैसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस बढ़ती है 1980s 1990s में आप देखेंगे, फिर यूएनडीपी सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट के साथ में आता है, और उसके बाद इंडिकेटर्स इसके, ऑल दोज इंडिकेटर्स विच आर इंक्लूडेड अंडर आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएनडीपी पैरामीटर्स। ठीक है, उसी के अंडर आएंगे जो आप पढ़ेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इसको मैंने नहीं पढ़ाया और मैं इसे कंटिन्यू भी नहीं करूंगा। हाँ, इसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया, दैट इज इन्वायरमेंटल वैल्यूज क्या होती है, उनका कंसेप्ट क्या है और टाइप्स क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज की। आफ्टर दैट इसमें यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यू, ये सारी चीजें हमने पढ़ी लास्ट लेक्चर जो हुआ हमारा। उसके बाद नाउ मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, ये आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है, ये चीज आप समझे ध्यान से। पहले इसमें हमारे 4 मेथड्स है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे कुछ मेजर डेवलपमेंट्स जो हमारे पास में है, दैट इज जेके इकोनॉमी का यूनिट पूरा हमारे पास में अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं ये वहां पे कोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास मॉक टेस्ट जो है, ठीक है, ऑलरेडी जो है आई थिंक काफी स्टूडेंट्स, मोर देन 200 स्टूडेंट जो है इस मॉक टेस्ट पे इनरोल्ड है, और ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं जाके। इसमें टोटल 5 मॉक टेस्ट है, आई थिंक 5 या 4 मॉक टेस्ट जो है इसमें अवेलेबल है। कुछ मॉक टेस्ट की लेंथ जो है 120 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है और कुछ 100 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नोट्स, ठीक है, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं इस पीपीटी के नोट्स, इंक्लूडिंग जेके इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो का जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन पे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन चीजों पे। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि लिंक जो है, चाहे आप हमारी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं इन नोट्स के लिए या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, इजिली आपको अवेलेबल होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, तो ये वाला मोबाइल ऐप हमारा आपको वहां पे मिलेगा। आप डाउनलोड करें, सारे सोर्सेज इसमें है, आपको पूरी गाइड जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास में है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। आप ध्यान से समझे, एक बेस पहले मैं इस लेक्चर के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं कि जो इन्वायरमेंटल, हम बेसिकली इस पूरी लेक्चर सीरीज में मैंने आपको ये समझाया कि हमें इस कंक्लूजन पे जाना है या इस कंक्लूजन पे पहुंचना है कि जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि जो ऐसी गुड्स हैं जिनका मार्केट अवेलेबल नहीं है ना, जिनका मार्केट अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम दिस गुड्स आर पब्लिक गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स या प्योर पब्लिक गुड्स या फिर नेचुरल गुड्स हो गए हमारे पास में, या जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में
फॉरेस्ट्स हैं, फ्रेश एयर है, ठीक है, जिन चीजों का कोई मार्केट नहीं है, बट उन चीजों की वैल्यू हमारे पास में है, चाहे वो डायरेक्ट वैल्यू हो, इनडायरेक्ट वैल्यू हो, जिसमें आपने देखा कि यूज वैल्यू और नॉन यूज वैल्यू का कंसेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीजें। नाउ अब हमें इसमें समझना ये है कि अब इन पर्टिकुलर गुड्स जिनका मार्केट नहीं है, इनकी प्राइसिंग हम कैसे करें, है ना। हम इसी चीज के पीछे तो ये पूरी जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है वो पढ़ रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक वैल्यू जो है प्रोवाइड करवाई जाए इन नॉन मार्केट गुड्स। तो कुछ सुटेबल मेथड्स या कुछ ऐसा कह सकते हैं आप कि ये ऐसा नहीं है कि इन मेथड्स को यूज करके आप सच में इन्वायरमेंटल गुड्स को वैल्यू दे सकते हैं या उनकी प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं, बट ये कुछ प्रपोज्ड मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इतना समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल गुड्स की या इन्वायरमेंट गुड्स की क्या वैल्यू है पीपल्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के मॉडल हैं हमारे पास, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इनको कवर किया कि हमारे पास दो तरीके के मॉडल इसमें आते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें जो है नेक्स्ट लेक्चर के लिए बताई थी। दैट इज, एक तो रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड है और दूसरा स्टेटेड प्रेफरेंस, ठीक है। ये कॉस्ट बेस्ड जो है इसे आप रहने दें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच और स्टेट प्रेफरेंस। स्टेट प्रेफरेंस में हमारे पास में एक ही मेथड है, दैट इज कंटीजेंट वैल्यूएशन। रिवील्ड प्रेफरेंस में हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास में है ट्रेवल कॉस्ट मेथड, ठीक है, दूसरा है हेडोनिक मेथड और तीसरा है हमारे पास में डिफेंसिव एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच या एक्सपेंडिचर मेथड। तो ओवरऑल हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 मेथड्स हैं, ठीक है। आप एक बार सिलेबस में भी जाके फिर से देखेंगे तो आपको यहां पे देखेगा कि यहां पे देखें, फर्स्ट वन इज डिफेंसिव, ठीक है, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच। सेकंड वन इज हेडोनिक प्राइसिंग अप्रोच। थर्ड वन इज ट्रेवल कॉस्ट अप्रोच एंड फोर्थ वन इज कंटीजेंट वैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा हमारा बस आज के लेक्चर को छोड़ के मैं एक ही लेक्चर और करूंगा, मे भी एक या दो लेक्चर, जिसमें हम कॉर्स अप्रोच, जिसे हम कॉर्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है, रोनाल्ड कॉर्स ने दी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। पिग्यून टैक्स पढ़ेंगे, पिग्यू ने दिया ये टैक्सेशन, पिग्यून टैक्स पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट के दो मेजर्स हैं, एक कमांड और एक कंट्रोल मेथड। किसके लिए? इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। बेसिकली ये जो लास्ट के जहां पे जिसको मैंने ब्रैकेट में रखा है इस वाले टॉपिक के लिए, इसमें बेसिकली हमें ये बताया जाएगा कि हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ये जो देखो आप पिग्यून टैक्स इसमें देखेंगे, इसे सिन टैक्स भी हम कहते हैं। ये वाला बेसिकली टॉपिक, ये 2-3 टॉपिक जितने भी है ना, ये मैं एक बार फाइनेंशियल और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नो, इसे साइड पे रखते हैं। तो हमारे पास में 4 मेथड्स हैं आज पढ़ने के लिए। फर्स्ट वन इज डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड वन इज हेडोनिक प्राइसिंग, फिर ट्रैवल कॉस्ट एंड कंटीजेंट वैल्यूएशन। चारों कंसेप्ट के मेथड्स के मैं आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर यहाँ पे करवाऊंगा, जो आपको श्योरली जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट रहेंगे। सबसे पहले ये समझो कि एक रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच है हमारे पास और दूसरी स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच। स्टेटेड प्रेफरेंस में हमें सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है, जबकि रिवील्ड प्रेफरेंस में हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं। डिफेंसिव एक्सपेंडिचर सबसे पहला रहेगा, फिर हेडोनिक प्राइसिंग है, फिर ट्रैवल कॉस्ट है, ठीक है। नो, समझिए, रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोचेस में बेसिकली हम लोगों की प्रेफरेंस जानने की कोशिश करते हैं फॉर द इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड्स में आप कहें, लेमैन लैंग्वेज में, कि लोग इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या चॉइस है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो हम उनसे रिवील्ड करवाते हैं, ठीक है। यानी वो खुद रिवील करते हैं, हम उनसे पूछते नहीं है, हम उनको बताते नहीं है, कि हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपके लिए ये जो एक पेड़ है, आपके लिए जो एक फ्रेश वाटर लेक है, ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है। नो, हम ऐसा नहीं पूछेंगे, हम ऐसी कोई बात उनसे नहीं करेंगे। हम उनके बिहेवियर को, उनकी प्रेफरेंस को देख के हम ये एस्टिमेट करेंगे, हम ये गेस करेंगे कि वो किस चीज की तरफ रिवील कर रहे हैं, कि वो कितना उस पर्टिकुलर साइट के लिए, उस इन्वायरमेंटल गुड के लिए रेडी हैं, या कितनी वैल्यू करते हैं वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल गुड। ये तो रही रिवील्ड प्रेफरेंस की बात। दूसरी तरफ है स्टेटेड प्रेफरेंस, जिसमें हम लोगों से डायरेक्टली इंट्रोस्पेक्ट करके
ये पूछते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए कितना वैल्यू रखते हैं, या ये चीज आपके लिए कितना वैल्यू रखती है बेसिकली। ठीक है, जैसे जैसे हम ये मेथड्स पढ़ते जाएंगे आपको ये दोनों अप्रोचेस बेसिकली तो आपको ये तो है नहीं कि रिवील्ड प्रेफरेंस क्या है या स्टेटेड प्रेफरेंस क्या है, बट आपको ये ट्रैवल कास्ट डायरेक्टली मेथड्स पढ़ने हैं, बट फिर भी ये मेथड्स का ओरिजिन कहां से है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ठीक है, ये रही बात पे, क्योंकि ये साथ साथ हमारे होती भी जाएगी कंप्लीट ये डिस्कशन रिवील्ड प्रेफरेंस वाली और स्टेटेड प्रेफरेंस वाली। हम सीधा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड जो है हमारा, दैट इज डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड। सो आप ऐसे ध्यान से समझें इसको, पहले जो वर्ड है उन पे फोकस करेंगे, डिफेंसिव। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर, कोई भी ऐसी कोई एक बीमारी या कोई भी ऐसा आप बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर ही मैं कहूंगा, जिससे आपको बचना है। आपको बोला जाए कि आप, बोला तो ना जाए, आप सेल्फ अवेयर हो उसके बारे में कि मुझे ये प्रॉब्लम कल को आ सकती है नेचर से, मैं इससे कैसे बचूं। ठीक है, सपोज दैट, जैसे देखें, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले तो यहां तक मैं रखूंगा कि जितने भी अभी हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे उसमें ये चीज लिखी ही होगी कि ये एक मेथड है जो यूज करेगा किस चीज को एस्टिमेट करने के लिए कि हमारे पास इन्वायरमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, हमारे लिए इन्वायरमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। यही चीज तो मैंने आपको शुरू में बताई कि हम फिलहाल इन मेथड्स की हेल्प से ये पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं, बेसिकली ये कोशिश करेंगे कि जो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल गुड्स है, ठीक है, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल गुड्स है, या हम कहें कि ये पब्लिक गुड्स है, या यूं कहें ये नॉन मार्केट गुड्स है, जिनका कोई मार्केट नहीं है, इनके लिए हमने एक इकोनॉमिक वैल्यू सेट करनी है। और हमने ऐसा करना क्यों है, बेसिकली वो भी तो पॉइंट है ना, हमने ऐसा करना क्यों है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कशन की थी। हमें ऐसा करना इसलिए है ताकि हम उनके प्राइसिंग को डिटरमाइन कर पाए। जब तक हमें उसकी प्राइसिंग पता नहीं होगी, हम उसके लिए टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। से कि मैंने कोई रूल वायलेट किया, मैंने हेलमेट नहीं वेयर किया, मैंने कोई ट्रैफिक रेगुलेशंस नहीं माने, तो उसके लिए एक सेट नॉर्म है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको 1000 का जो है वो चालान होगा, अगर आप कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करेंगे तो आपको इतने का चालान होगा। वो हमने कैसे डिसाइड किया, उसकी वैल्यू से डिसाइड किया। ठीक है, कि वो हमारे लिए कितनी वैल्यू रखता है। उसी तरह से अगर हमें किसी चीज की इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं पता, से इन्वायरमेंटल गुड्स की, तो हम उसके ऊपर उसकी कॉस्ट को पता नहीं कर सकते। जब तक उसकी कॉस्ट को पता नहीं कर सकते, तो कॉस्ट एंड प्राइसेस को पता नहीं कर सकते, तब तक हम उसके ऊपर कोई किसी को ये नहीं बोल सकते कि तूने इतना इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया तो हमें इतना टैक्सेशन, इतनी कॉस्ट जो है इसके बदले में दे, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू कभी डिसाइड नहीं किया। तो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड्स, जिससे कि हम ये उसकी प्राइसिंग को डिसाइड करें। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जितने भी ये मेथड पढ़ेंगे तो एक चीज आपको लिखी हुई दिखेगी कॉमन, कि ये एक मेथड्स हैं जो एस्टिमेट करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट। और लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड में लिखा है आगे, और पब्लिक हेल्थ बेनिफिट बाय एग्जामिनिंग हाउ मच पीपल स्पेंड टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम हार्म और टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। समझ आया कि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना स्पेंड करने के लिए रेडी है। ठीक है, वो किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से जो कि नेचुरली उन्हें मिलने वाला है, से दैट एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए एयर प्योरीफायर आपकी लगाने के लिए रेडी है या नहीं है, उसके ऊपर कितना स्पेंड करना चाहते हैं। जितना आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब उतना ही आप फ्रेश एयर के लिए भी करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से देखो, टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। या अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, या तो आप अपने घर में कोई एयर प्योरीफायर लगवा रहे हैं जिससे कि एयर क्वालिटी ठीक हो रही है, वही एक्सपेंडिचर जो आप उस चीज पे कर रहे हैं, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उतना आप रेडी हैं मिटिगेट करने के लिए नेगेटिव इफेक्ट जो कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में हो रहे हैं। यानी आपके लिए उस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की इतनी वैल्यू है। ठीक है, आगे देखें, essentially it looks at the money spent on the good and service that people buy to avoid or
लेसन द इम्पैक्ट ऑफ अनडिजायरेबल सिचुएशन लाइक पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी मनी जो उसने स्पेंड की है उस चीज को खरीदने के लिए, जिसकी मदद से, जो उसने खरीदी है, बाय की है, जिसकी मदद से वो अवॉइड करेगा या कम करेगा क्या, वो जो इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है उस अनडिजायरेबल कंडीशन का, उस सिचुएशन का, जैसे कि एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, या कोई पोल्यूशन या कोई हेल्थ रिस्क, ठीक है। जैसे एयर पोल्यूशन से आपको कोई भी बीमारी हो रही है, हेल्थ इससे, एयर वाटर सॉइल किसी भी पोल्यूशन से, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर अप्रोच को ना ज्यादातर हेल्थ या पब्लिक हेल्थ से जोड़ के देखा जाता है कि how much people are basically ready to pay for this particular we can say this particular harmful effect of environmental goods, ठीक है। तो हम इसे मान के चलते हैं कि जितना वो रेडी हैं इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल गुड को देने के लिए, इतना ही वो उस इन्वायरमेंटल गुड की वैल्यू करते हैं बेसिकली, ठीक है। Now, the defensive expenditure approach estimates the value of an environmental goods or services by measuring the expenditure people or businesses undertake to avoid or mitigate negative consequences of its degradation, such as buying air purifier, जैसे मैंने आपको पहले बोला, due to pollution or paying for window cleaning. This method provide a low bound estimate of willingness to pay. ठीक है, आगे के 2-3 मेथड जितने भी हम पढ़ेंगे ना, वो सब में ये वर्ड आप सुनोगे, ठीक है। ये लाइन आप देखोगे, विलिंगनेस टू पे, कि लोग कितना विलिंग है उस पर्टिकुलर चीज के लिए पे करने के लिए, एंड इज यूजफुल फॉर असेसिंग पॉलिसी इंपैक्ट्स एज रिडक्शन इन द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज शुड इन टर्न रिड्यूस दिस डिफेंसिव एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड। ये सारे नोट्स जो है, पीपीटी जो है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और टेलीग्राम, कहीं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आपको मिल जाएगा। तो ये अगेन डिफेंसिव एक्सपेंडिचर की कुछ चीजें लिखी है मैंने, इसको मुझे लगता नहीं पढ़ने की जरूरत है। नाउ इस डिफेंसिव एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए 3 तरीके के हम क्या करते हैं, मेथड्स को क्वांटिफाई करते हैं 3 तरह की कॉस्ट में। सबसे पहला है प्रिवेंटिव एक्शंस, के स्पेंडिंग ऑन क्लीन टेक्नोलॉजीज, मूविंग टू लेस पोल्यूटेड एरिया और यूज नॉइस रिड्यूसिंग डबल ग्लेजिंग्स, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला एक्शन है प्रिवेंटिव एक्शन, कि आप अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं, सिंपल मतलब सिंपली कोई भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचने के लिए जो आप तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एयर पोल्यूशन के लिए एयर प्योरीफायर्स, या कोई क्लीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे पोल्यूशन कम है, ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा रिस्टोरेटिव एक्शंस, रिस्टोर करना, ठीक है, रिस्टोरेटिव एक्शंस, इन्वेस्टिंग इन क्लीनिंग अप डैमेज एरियाज आर रिस्टोरिंग इन्वायरमेंट फंक्शन। दूसरा कि इन्वायरमेंट डैमेज हो चुका है, आप अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे, आप इन्वायरमेंट के ऊपर स्पेंड करके उसको ठीक करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, रिस्टोरेटिव एक्शन हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ ये डिफेंसिव एक्सपेंडिचर के अंदर जो हम मेजर्स यूज करते हैं बेसिकली वो चीज है, ठीक है। और तीसरा कंपनसेटरी एक्शंस, कवरिंग मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर इलनेस काज्ड बाय पोल्यूशन और पेइंग फॉर प्रॉपर्टी डैमेज, ठीक है। अब ये दोनों आप नहीं कर पाए, ना प्रिवेंटिव ना रिस्टोरेटिव, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये दोनों नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है जो आपके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हुए हैं आप उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, या तो मेडिकल एक्सपेंसेस करेंगे अपनी इलनेस के लिए, ठीक है, जो भी आपको पोल्यूशन की वजह से हुआ, या फिर जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, उससे आप पे करें। अंडरस्टूड। तो ये 3 तरह के मेजर हैं, ठीक है। ये सबसे पहला मेथड रहा आपका। और बेसिकली हमें कैसे पता चलता है कि कहां पे वो पॉइंट है जहां पे हमें डिसाइड करना है कि अब ये प्राइसिंग लेवल है किसके, उस इन्वायरमेंटल गुड के। सबसे पहले जितनी हम कॉस्ट, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट देंगे, यानी जो सप्लाई हो रही है किसकी, प्रोटेक्शन की, बचने के लिए इन्वायरमेंटल हार्मफुल, और दूसरी तरफ कितनी डिमांड है उन प्रोटेक्शन की, विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और विलिंगनेस टू पे, इन दोनों को जहां पे, यानी जितना आप रेडी हैं स्पेंड करने के लिए और जितनी आप डिमांड करते हैं, दूसरी तरफ से जो मैंने बोला था मिटिगेट वाली तरफ से, कि क्लीन एयर आपको इतनी चाहिए, क्लीन एयर आपको इतनी चाहिए, और इस क्लीन, उस
एयर पोल्यूशन के लिए आप इतना देने के लिए रेडी हैं। जहां पे दोनों की डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली, उतनी वैल्यू आप कर रहे हैं किसकी, एक इन्वायरमेंटल गुड की, ठीक है, पब्लिक गुड की। ठीक, ये रहा आपका डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ सेकंड, ये थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, आगे वाले मेथड जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नाउ दूसरा मेथड है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर पूछे जाने वाला, एग्जाम से पूछे जाने वाला मेथड है, दैट इज हेडोनिक प्राइसिंग अप्रोच। The hedonic pricing approach is used to estimate economic values for ecosystem or environmental services. ठीक है, ecosystem और environmental services that directly affect market prices. ठीक है, अब जो hedonic pricing approach है ये revealed preference approaches में ही आती है, बट उनसे थोड़ी अलग है। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुने। हेडोनिक प्राइसिंग का मतलब है, सबसे पहली बात, ये तो एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट सर्विस, जैसे मैंने पहले बोला, ये तो वैसे ही है, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करेगी मार्केट प्राइस को। ये इसमें एक अलग चीज लिखी गई है, ठीक है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी मार्केट प्राइस को। अब उसको समझे जरा ध्यान से, कैसे इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी चीज के मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, यहां पे आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, और इसके आसपास जो है ये यहां पे प्लांटेशन है, ट्रीज है, ठीक है, लाइकवाइज अच्छा इन्वायरमेंट अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सोसाइटी में। वहीं पे एक घर यहां पे है, ठीक है, यहां पे कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, ठीक है, ये एक बेयर लैंड है यहां। अब आपने घर खरीदना है, ये जो लोकेशन है ये फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 100 रुपए की आपको मिल रही है। ये लोकेशन जो है आपको 80 रुपीज की मिल रही है, ठीक है, 80 रुपीज की मिल रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, 80 रुपीज वाली को प्रेफर करते हैं, तो मतलब आप इस इन्वायरमेंटल जो गुड्स थी यहां पे, प्लांट्स थे, ट्रीज थे, इन सबको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ये नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप 100 रुपए में ये वाली जमीन, ये वाला घर जो है वो खरीदते हैं, यहां पे आपको ये पर्टिकुलर चीजें भी मिल रही हैं माना, तो मतलब आपने इस पर्टिकुलर प्लेस लोकेशन के कंपेयर में इस दूसरी पर्टिकुलर ए वाली को खरीदा, बी वाली को छोड़ा, तो आपने रिवील किया कि आपके लिए ये जो ट्रीज हैं, ये जो इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज। क्योंकि सेम घर, मतलब घर में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं थी। यहां जो घर था बिल्कुल सिमिलर घर यहां में मिलता, बस इसके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। तो आपने रिवील किया अपनी प्रेफरेंस को कि आप इन पर्टिकुलर गुड्स की, कौन सी इन्वायरमेंटल गुड्स की वैल्यू कितनी करते हैं, 20 रुपीज के इक्वल करते हैं। एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है, सपोज के 20 रुपीज के इक्वल करते हैं, तो ये आपने रिवील किया। तो सबसे अब क्या हुआ, अब उस घर की वैल्यू जो है, उस घर के जो फाइनल मार्केट प्राइस था, ये 100 रुपए, ये 80 रुपए, ये इफेक्ट हुए ना, एक की 80 है, एक की 100 है। तो इन्वायरमेंट कैसे मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करता है, इसे हम पढ़ते हैं हेडोनिक प्राइसिंग अप्रोचेस। और जितना हम प्राइसेस में डिफरेंस देखते हैं, दो सिमिलर प्रॉपर्टीज के बीच में प्राइसेस में जो डिफरेंस होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल गुड्स, वही वैल्यू हम लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन के लिए इन्वायरमेंट की उतनी वैल्यू है। इट इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू वेरिएशंस इन हाउसिंग प्राइसिंग, जैसे मैंने हाउस की एग्जांपल ली, हाउसिंग प्राइसिंग दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ लोकल इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स, जो उसके अराउंड में लोकल इन्वायरमेंट है उसको एट्रीब्यूट करें। अब ध्यान से देखना यहां पे, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट एसोसिएटेड विद, ठीक है, किस किस से एसोसिएटेड है ये, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, कि इसके घर के आसपास इन्वायरमेंटल क्वालिटी कैसे थी, इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, कि ये घर एक साइड पे है, एक ऐसी लोकेशन पे है, साइलेंस लोकेशन पे है, जहां पे ना एयर पोल्यूशन है, ना वाटर पोल्यूशन है, ना ही नॉइस पोल्यूशन है। दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वायरमेंटल एमिनिटीज सच एज एस्थेटिक व्यूज, प्रॉक्सिमिटी टू रिक्रिएशनल साइट्स। दूसरा व्यू क्या है, दूसरा ये लोकेशन, ये जो 100 रुपीज वाला घर था, ये एक ऐसी जगह पे है जहां से सुबह आपको ना सनराइज दिखता है,
शाम को सनसेट दिखता है, ठीक है, सनराइज दिखता है, सनसेट दिखता है, ये क्या है, इन्वायरमेंटल एम्यूनिटीज, ठीक है, सच एज एस्थेटिक व्यूज, जहां से आप विंडो का कर्टन साइड करते हैं तो आपको ना माउंटेन्स मिलती हैं, पहाड़ियां मिलती हैं सामने, ठीक है, उनके वहां पे आपको सुबह सनराइज मिलेगा, सनसेट मिलेगा शाम को, ठीक है, ये एस्थेटिक व्यू है। या आप अपने विंडो का कर्टन साइड करते हैं तो आपको एक बीच दिखाई देता है, ठीक है, बीच का व्यू आपको दिखाई देता है, तो ये एस्थेटिक व्यूज है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर के पास में कोई पार्क है, कोई ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल जू है, ठीक है, या कोई पार्क, कोई नेचुरल जू, यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट, वहां पे लोग आते हैं, तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल एम्यूनिटीज, ठीक है। तो दो तरह से ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो है एसोसिएटेड हो सकते हैं। एक जगह पे, एक घर के पास में कुछ भी नहीं है, दूसरे घर के पास में क्या है, अच्छा इन्वायरमेंट क्वालिटी, एयर पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन नहीं है, सॉइल पोल्यूशन नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है, एक ये दूसरा, एक घर के पास कुछ नहीं, दूसरे घर के पास में क्या है, ये इन्वायरमेंटल एम्यूनिटीज है, एस्थेटिक व्यू है, प्रॉक्सिमिटी टू रिक्रिएशनल साइट्स है, ठीक है, ये सारी चीजें फर्क डालेंगी दो हाउसिंग के प्राइस में, ठीक है, इतना समझ आई चीज। अब नेक्स्ट देखें, द बेसिक प्रीमिसेस ऑफ हेडोनिक प्राइसिंग इज दैट द प्राइस ऑफ अ मार्केट गुड इज रिलेटेड टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इट्स सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, ठीक है, हर किसी चीज का जो मार्केट प्राइस है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ अ कार रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कार। अगर एक कार, आप एक व्हीकल लेंगे तो उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जैसे कंफर्ट हो गया, उसका स्टाइल हो गया, उसकी लग्जरी हो गया, उसका फ्यूल इकोनॉमी हो गया, यानी माइलेज हो गया, एवरेज हो गया, वो देखेंगे, एटसेट्रा। इसी तरह therefore we can value the individual characteristics of a car or the other goods by looking at how the price people are willing to pay for it, ठीक है, changes which when the characteristics change। अब हम ये करते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर चीज जो आती है, सपोज दैट आप एग्जांपल लें कि एक कार है, एक व्हीकल है, उसके ना अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, है ना, ये तो आपने देखा ही होगा, एक बेस मॉडल होगा, है ना, एक मिडल होगा, ठीक है, और एक मिड मॉडल होगा, और एक आपका टॉप मॉडल होगा, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि हम लोगों की प्रेफरेंस को चेक करते हैं कि बेस में जो फीचर्स हैं लोग उनके लिए जाएंगे, मिडिल में जो फीचर है उनके लिए जाएंगे, टॉप मॉडल में जो फीचर्स हैं उनके लिए जाएंगे, क्योंकि उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस को रिवील करते हैं, है ना। कोई बेस के लिए जाएगा, कोई मिडिल के लिए जाएगा, कोई टॉप के लिए जाएगा, तो हम एस्टिमेट लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर बेस मॉडल में जो फीचर्स हैं उसके लिए लोग कितना रेडी हैं पे करने के लिए, और टॉप मॉडल में हमने कोई ऐसा फीचर दे दिया जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा इसे परचेज कर रहे हैं, तो हमें यह समझ आ गया कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लोग उसे खरीद रहे हैं। ठीक इसी तरह किसी भी जगह पे इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है, कौन इन्वायरमेंट की दो चीजें जो हमने पढ़ी, एक तो इन्वायरमेंट क्वालिटी वाला और दूसरा इन्वायरमेंटल एमिनिटीज वाला, इन दोनों की वैल्यू कितनी है ये हमें पता चल जाती है जब हम किसी साइट के से हम इस चीज को मार्केट वैल्यू, किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं। The hedonic price method is most often used to value environmental amenities that affect the price of a residential property। ठीक है, बेसिकली इस मेथड को यूज ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर किसी घर या किसी रेजिडेंशियल तो हो गया, खैर किसी पीस ऑफ लैंड, किसी घर के लिए या किसी चीज के लिए आप खरीद रहे हैं, उन चीजों जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लिंक है उन चीजों के लिए। सपोज दैट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक घर के पास में कोई रोड अवेलेबल है नहीं, हॉस्पिटल अवेलेबल है नहीं, इस तरह की चीजें हम देख के जैसे जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उसी तरह से इन्वायरमेंट गुड को भी हम देख के, इन्वायरमेंट की दो चीजें जो हमने बताई, हमने डिस्कस की, उनको चीजों को देख के भी हम क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका मार्केट प्राइस बेसिकली इन चीजों से अप या डाउन होता है। ठीक है, और जितना प्राइस अप हो रहा है हम उसकी प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू में से उस प्राइस की जो अप हुआ उसको निकाल लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि दीज पर्टिकुलर प्राइस इज एक्चुअली व्हाट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इन्वायरमेंटल गुड। इतनी सी बात है। इस तरह से हम हेडोनिक प्राइसिंग मेथड से इन्वायरमेंटल वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसे एक प्राइसिंग जो है वो देते हैं। अंडरस्टूड। नाउ ये एग्जांपल मैंने बेसिकली ली है, हाउसिंग के लिए एग्जांपल यहाँ पे ली है, आप इसे देख लेंगे, आप इसे पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी। ठीक है,
तो इसमें वही चीजें मैं इंक्लूड की है जो मैंने आपको बता दी कि कैसे एक प्राइस जो है किसी हाउस का वो डिटरमाइन होता है, और हम इस हेडोनिक प्राइस मेथड को इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है। नो, इसके एडवांटेजेस हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बेसिकली आएगा मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो इतना ही था जितना मैंने पढ़ाया, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला तो हेडोनिक प्राइसिंग मेथड बेसिकली आता है किसमें, ये रिवील्ड प्रेफरेंस में आता है। और दूसरा, इसका मतलब क्या है, आपको एग्जांपल दी मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी काफी सारे क्वेश्चन जो एनवायरमेंटल गुड में इसी तरह के पूछे हुए कि जब ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये किस मेथड के लिए बोला जा रहा है। जब ये बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल एमिनिटीज को देख के मार्केट वैल्यूज को, मार्केट प्राइसेस को फ्लक्चुएट करती हैं, फिर हम एनवायरमेंटल वैल्यूज निकालते हैं, तो ये किस मेथड में आता है, ये हेडोनिक प्राइसिंग में आता है। ठीक है, तो यही चीज आपसे पूछी जाएगी। इसके लिमिटेशंस भी मैंने यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं आपकी, हालांकि इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, आपको हाँ नोट्स मिल जाएंगे, आप इसको एक बार थोरली जो है वो रीड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखो वो एग्जांपल जो मैंने प्लॉट की वो दोनों चीजें दी गई है। एक, ये दोनों घर ही जो है ए एंड बी बिल्कुल सिमिलर है, कोई इनमें फर्क नहीं है। जो फर्क है वो इन्वायरमेंटल गुड्स का है। ठीक है, इसके आसपास आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट क्वालिटी दिखाई दे रही है, और हो सकता है इन्वायरमेंटल एमिनिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये चीज जो है इन दोनों के प्राइसेस में क्या करेगी, फर्क डालेगी, और जितना इन दोनों के प्राइस में फर्क होगा उतना एनवायरमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी ये अगर 100 का है, ये 80 का है, तो इसमें जो 20 का गैप है ये ट्रीज के लिए, एनवायरमेंटल गुड्स के लिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए हम बोल सकते हैं कि 20 का रुपी 20 जो है ये इतनी वैल्यू एनवायरमेंटल गुड्स के लिए। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज ट्रेवल कास्ट अप्रोच। ट्रेवल कास्ट अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग है ये वाला पर्टिकुलर अप्रोच भी। ये पर्टिकुलर अप्रोच भी हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस में ही आता है। जो हमारा लास्ट अप्रोच है कंटीजेंट वैल्यूएशन, वो स्टेटेड वैल्यू में आता है। ठीक है, वो स्टेटेड वैल्यू में आता है। तो उससे पहले हमने जो दो तीन जो हम ये पढ़ेंगे, ये किस में है, आपके रिवील्ड प्रेफरेंस में। नाउ ट्रेवल कास्ट मेथड वर्ड से ही समझ आता है, अप्रोच से ही समझ आता है। कुछ ट्रेवलिंग के ऊपर होने वाला खर्चा, कास्ट से हम इसको निकालने वाले हैं अप्रोच को, कि जो ट्रैवल के ऊपर कास्ट लगने वाली है ना, इतना समझ आता है। बट कौन सी कास्ट, कौन सा ट्रैवल, और ट्रैवल का आखिर एनवायरमेंटल गुड्स से क्या लिंक है, और कैसे हम इसमें एनवायरमेंटल वैल्यू को निकालेंगे, वो हम सब देखेंगे। तो ट्रैवल कास्ट मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यू। अगेन मैंने बोला था इतनी चीज तो हर मेथड में आपको देखने को मिलेगी कि इकोनॉमिक वैल्यूज निकालनी है हमें, यूज वैल्यूज निकालनी है किसकी, ऑफ कोर्स एनवायरमेंट की, एसोसिएटेड विद इकोसिस्टम। लेकिन ये एसोसिएटेड किसके साथ है, यहां से अब हमारा एक्चुअल शुरू हुआ। इकोसिस्टम आर साइट्स दैट आर यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, दैट आर यूज्ड फॉर रिक्रिएशन। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, पर्टिकुलरली रिक्रिएशनल साइट्स लाइक पार्क्स, बीचेस या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूस। ठीक है, इस तरह से चीजें। बाय एनालाइजिंग द कास्ट पीपल इनकर टू विजिट देम, लोग वहां पे जाने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, उन्हें देखने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, किसको, इन रिक्रिएशनल साइट्स को, पार्क्स को, बीच को, माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को। ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल गुड्स है, उस वहां जाके वहां घूमने के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, वहां विजिट के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट लगा रहे हैं, अगर हम उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए तो कहीं ना कहीं हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ, ये जो कॉस्ट है बेसिकली लोग इसलिए नहीं खर्च कर रहे कि उन्हें वो देखना है, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि इतना वैल्यू वो करते हैं उस पर्टिकुलर साइट का, उस इन्वायरमेंटल गुड का, है ना, जाहिर सी बात है। लेकिन आप देखें ध्यान से कि द मेथड कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम। अब कैसे कैसे, सिर्फ ट्रैवल करना ही नहीं है, और भी चीजें हैं इसमें। चेंज इन द असेस कॉस्ट फॉर रिक्रिएशनल साइट। ध्यान से समझें पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट को, कि हम बोले कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे जाते थे, उसके लिए पहले आप 100 रुपीज देते थे। नाउ इट इज नॉट अवेलेबल ऑन 100 रुपीज, नाउ इट इज अवेलेबल ऑन 200 रुपीज। ठीक है, पहले वहां पे 100 रुपए पे 5 लोग जाते थे, हम उन्हीं 5 लोगों को वो वापस वहां जाना चाहते हैं। अब हमने उन्हें बोला ऐसा देखो कि जैसे कोई पार्क है, उसमें आपको एंट्री फी देनी। ठीक है, पहले एंट्री फी कितनी थी, पहले एंट्री फी भाई 100 थी, नाउ एंट्री फीस 200। अब 200 पे कितने लोग रेडी हैं उसके अंदर एंट्री पास लेने के लिए, अंदर जाके घूम के देखने के लिए किसी पार्क को। ठीक है, अगर इस पे 3 लोग आ जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, उन 5 में से 3 जाते हैं, तो मतलब उन लोगों ने अपनी प्रेफरेंस शो की कि वो 100, ठीक है, 100 से 200 मतलब +100 ज्यादा वैल्यू करते हैं किसका, उस पर्टिकुलर पार्क का, उस इन्वायरमेंटल गुड का।
तो हम वहां से एस्टिमेट लगाएंगे, पहली चीज। दूसरा देखो, ये कब, जब हम चेंज करेंगे असेस कॉस्ट, ठीक है, उसको अंदर जाने की, उसको असेस देने के लिए जो कॉस्ट लगती है किसी भी रिक्रिएशनल साइट। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिक्रिएशनल साइट। अब मैं आपको बोलूं कि आप किसी जगह पे रहते हैं, वहां पास में पार्क है, ठीक है, वहां पास में पार्क है, पार्क होने की वजह से आपकी साइट की वैल्यू है, इवन की आपको फ्रेश एयर मिलती है, वहां पे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं वहां पे, और भी मतलब नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्क। आप वहां पे रहते हैं। अब आपसे बोला कि इस पार्क को एलिमिनेट किया जा रहा है यहां से, मैं इस पार्क को यहां से हटाना चाहता हूं, ठीक है, हम इस पार्क को यहां से हटा देंगे, यहां पे कोई बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में लोग कितना रेडी हैं पे करने के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर पार्क को यहां से मत हटाएं, इसे यहीं पे रहने, ठीक है। ये हो गया एलिमिनेशन का केस। थर्ड केस, एडिशन टू न्यू रिक्रिएशनल साइट। नाउ अब एक पार्क थी या किसी जगह पे पार्क मान लो नहीं भी थी, ठीक है, अब हम वहां पे नई पार्क बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों से कर रहे हैं कलेक्शन, ठीक है। अब हमें पार्क बनानी है तो जाहिर सी बात है, और उसकी फोर्टिफिकेशन होगी, यानी उसकी फेंसिंग होगी, उसमें ट्रीज लगेंगे, उसमें पर्टिकुलर बच्चों के खेलने का इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों से कलेक्शन करें। तो उस पर्टिकुलर केस में, एक नई रिक्रिएशनल साइट बनाने के केस में लोग कितना रेडी हैं पे करने के। दूसरी चीज, तीसरी चीज, फोर्थ वन इज चेंज इन एनवायरमेंटल क्वालिटी एट द रिक्रिएशनल साइट। नो, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिक्रिएशनल साइट पे हम इन्वायरमेंटल क्वालिटीज को चेंज करें। चेंजेस करने के लिए हम किसी को पूछें, या लाइकवाइज एयर क्वालिटी में, नॉइज में, या किसी पर्टिकुलर चीज में, कोई भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी में हमने देखा लास्ट, उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे नॉइज आ सकता है, एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए या फिर इन चीजों में चेंजेस लाने के लिए हम क्या करें, लोगों को पूछें कि आप इसके लिए कितना रेडी हैं पे करने के लिए। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आप लोगों की प्रेफरेंस का पता लगा सकते हैं किस पर्टिकुलर केस में, रिक्रिएशनल साइट्स के केस। रिक्रिएशनल साइट्स ऐसी साइट जहां पे लोग विजिट करते हैं, जैसे पार्क, बीच, माउंटेन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बेसिकली इसमें फेमस जो एग्जांपल है वो पार्क्स की है, ठीक है। नाउ द बेसिक प्रीमिसेस ऑफ दिस ट्रैवल कास्ट मेथड इज दैट द टाइम and the cost expenses that people incur to visit a site represents the price of access to the site, ठीक है। जो लोग अपना समय और अपना पैसा उस पर्टिकुलर साइट के लिए दे रहे हैं, उस एक्सपेंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर साइट के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वही हमें रिप्रेजेंट करेगा कि उस पर्टिकुलर जगह के लिए उनकी कितनी वैल्यू है, कितना प्राइस हमें उसका रखना चाहिए। Thus, people's willingness to pay, देखो मैंने आपको बोला था ये willingness to pay फिर से आ गया, willingness to pay to visit the site can estimated based on the number of trips that they make at a different travel cost। अब मैंने आपको बोला 100 रुपए पे जाना है, 200 रुपए पे जाना है, 300 पे जाना है, 400 पे जाना है, ठीक है। प्योर ट्रैवल कास्ट का मतलब क्या है, ये देखो, प्योर ट्रैवल कास्ट मेथड का मतलब क्या है। 100 रुपए पे कितने लोग जाने के लिए रेडी है, ठीक है। मैंने बोला आपको पर्टिकुलर साइट पे जाना है, श्रीनगर जाना है, ठीक है, वहां पे बेताब वैली जाना है, कहीं पे जाना है, ठीक है, आपको ट्यूलिप गार्डन जाना है, तो आप पहले, मैं बोलूंगा आप 100 रुपीज पे हम जाएंगे, तो आपको वहां पे घुमाएंगे। तो लोगों ने बोला ठीक है, वी आर रेडी टू, वी आर एग्री विद दिस पर्टिकुलर 100 रुपीज, ठीक है। फिर हम बोलेंगे नहीं, प्राइसेस आर चेंज नाउ, जो है अब 200 जो है कॉस्ट लगेगी, फिर 300, फिर 400। तो इस हिसाब से हम इन्वायरमेंटल वैल्यू का पता लगाएंगे। जब हम क्या करेंगे, हम उनके ट्रिप्स को, यहां देखो, यहां पढ़ा मैंने, ट्रिप्स, डिफरेंट ट्रैवल कास्ट पे उनके ट्रिप्स को हम एनालिसिस करेंगे कि लोग जब 100 रुपए थे तब कितने लोग आते थे, now 200 रुपए है कितने लोग आते हैं, 400 रुपए है कितने लोग आते हैं, आज इसका प्राइस 1000 रुपए हो गया, इसकी टिकट का प्राइस 1000 रुपए हो गया है, यहां आने का किराया बढ़ चुका है, ट्रैवल कास्ट बढ़ चुकी है, तो कितने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर चीज का बेसिकली ट्रैवल कास्ट से उस इन्वायरमेंटल गुड का पता लगाएंगे, ठीक है। सो इससे बेसिकली पता चलेगा क्या हमें, ट्रैवल कास्ट मेथड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट इसे यूज करती है टू वैल्यू इकोसिस्टम सर्विसेज एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स फ्रॉम पार्क, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड अदर नेचुरल एरियाज, ठीक है। तो ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, के जिससे वो पता लगाते हैं कि इन पर्टिकुलर गुड्स नहीं बोल सकते, इन पर्टिकुलर साइट्स की क्या वैल्यू है लोगों के लिए, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हैं
कि लोग जो हैं वो यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, बीच पे विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो छोड़ दो इसको, ठीक है, यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, इसके लिए कितना वो रेडी है पे करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। नाउ नाउ द लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज कंटीजेंट वैल्यूएशन अप्रोच, ठीक है, टर्म से ही समझ आता है कंटीजेंट वैल्यूएशन अप्रोच का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, जरा देखें इसे पढ़ के। कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड दैट इज सीवीएम is used to estimate economic value for all kind of ecosystem, not only recreational sites, all kind of, ठीक है, last one is basically associated with ecosystem but it is limited to recreational sites basically। और इसी तरह जैसे हमने हेडोनिक देखा, उससे पहले डिफेंसिव देखा, डिफेंसिव इज बेसिकली एसोसिएटेड विद हेल्थ हैजार्ड्स, है ना, हेल्थ रिस्क, and the hedonic prices is basically linked with this property pricing, market pricing and housing pricing, and the third one that is कौन सा पढ़ा अभी हमने, ये travel cost। so travel cost is basically associated with ecosystem, but ecosystem में भी किसमें with this recreational side, but ये जो हमारा कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड है ये ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम में कवर करता है और इन्वायरमेंटल सर्विसेज को कवर करता है। It can be used to estimate both use and non-use values। use and non-use value क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल वैल्यूज वाले टॉपिक में, वहां जाके आप जरूर पढ़ें। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा मेथड है जो यूज वैल्यू भी यूज वैल्यू के लिए भी यूज किया जाता है, यूज वैल्यू के लिए भी यूज किया जाता है और नॉन यूज वैल्यू के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो है आपका सीवीएम, ठीक है, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग नॉन यूज वैल्यूज। इट इज आल्सो, अब यूज वैल्यू नॉन यूज वैल्यू में यहां पे बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, लास्ट लेक्चर आप जरूर देखें जाके, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सीरियल वाइज लेक्चर देखते आ रहे हैं, ठीक है। इट इज आल्सो द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर ऑफ द मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन मेथड। द कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट आस्किंग पीपल इन अ सर्वे। नाउ द एक्चुअल थिंग इज, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड जो है आपका वो कैसा मेथड है, वो एक स्टेटेड मेथड है, स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड, ठीक है। अब स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड है तो ऑफ कोर्स हम लोगों से पूछेंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बोला रिवील्ड प्रेफरेंस में हम साइलेंटली एनालाइज आर रिवील द एनालाइजिंग आर ऑब्जर्विंग पीपल व्हाट पीपल आर रिवीलिंग अबाउट पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल गुड, बट इस चीज में हम लोगों से पूछेंगे, इसलिए इसे सर्वे मेथड भी कहा जाता है। इसमें सर्वे भी कंडक्ट किए जाते हैं, बेसिकली सर्वे ही कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आप मेरे से आके डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई इस चीज के लिए आप कितना वैल्यू करते हैं, आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं, किस चीज के लिए देना है पैसा वो मैं आपको भी बताऊंगा। How much they would be willing to pay for specific environmental service, किसी environmental service के लिए वो कितना देने के लिए रेडी हैं। In some cases, people are asked for the amount of compensation they would be willing to accept to give up a specific environmental service। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। कोई environmental service हमें मिल रही है, environmental service कोई भी हो सकती है, जैसे कि फ्रेश एयर, ठीक है, एनवायरमेंट से हमें एक फ्रेश एयर मिलती है, एंड फ्रेश एयर हमें मिलती है, फ्रेश एयर हमें मिलती है। तो दो तरीके से हम समझेंगे, पहला आप कितना विलिंग टू पे हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, दूसरा आपसे कोई बोले आपको आज के बाद ये फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, आज के बाद ये फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, आज के बाद ये फ्रेश एयर आपसे ले ली जाएगी, ठीक है, ले ली जाएगी मतलब मान के चलो कि वो ट्रीज काट लिए जाएंगे या व्हाटएवर इट इज, है ना, तो फ्रेश एयर नहीं मिलने वाली। तो उस पर्टिकुलर केस में आप कितनी कंपनसेशन लोगे कि हम आपसे ये चीज ले रहे हैं, इसके बदले में आप पैसा ले लो, या हम आपको ये चीज दे रहे हैं, आप इसके बदले में हमें पैसा दो। अंडरस्टूड? दोनों में चीजों में डिफरेंस समझो, एक विलिंगनेस टू पे, दूसरा कंपनसेशन, ठीक है। यहां पे देखो वही लिखा कि हाउ मच दे वुड विलिंग टू पे फॉर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल सर्विस, किसी इन्वायरमेंटल सर्विस के लिए आप कितना देने के लिए रेडी हैं। इन सम केसेस पीपल आर आस्क्ड, हम लोगों से पूछते हैं, फॉर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट, किस चीज के लिए एक्सेप्ट करना है, टू गिव अप, आपको छोड़ना है, गिव अप करना है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल सर्विस।
जो आपको नेचुरली दी जा रही थी या मिल रही थी, अब आपको आज से वो नहीं मिलेगी, तो इसके बदले में आप कितना पैसा हमसे लेंगे? जितना पैसा आप रेडी हैं लेने के लिए और उस इन्वायरमेंटल गुड को छोड़ने के लिए, इसका मतलब उस इन्वायरमेंटल गुड की वैल्यू आपके लिए उतनी ही थी। या फिर जितना आप रेडी हैं पे करने के लिए उस इन्वायरमेंटल गुड के लिए, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप इतनी वैल्यू उस इन्वायरमेंटल गुड की करते हैं। समझ आया? ये है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड। सिर्फ इतना ही समझना था इसमें, ठीक है, इतना ही समझना। हालांकि और भी थोड़ी चीजें हैं। इट इज कॉल्ड कंटीजेंट वैल्यूएशन बिकॉज पीपल आर आस्किंग टू स्टेट, ठीक है, स्टेट डिस्क्राइब करना, स्टेट देयर विलिंगनेस टू पे कंटीजेंट ऑन स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिनेरियो। हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कहते हैं कि कल को ये चीज आपके पास नहीं होगी या कल को ये चीज आपके पास होगी, उस पर्टिकुलर केस में आप कितना देने के लिए राजी हैं? कल आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर केस में कितना कंपनसेशन लेने के लिए आप राजी हैं? एंड डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विस, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सर्विस के लिए। द कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड इज रेफर टू एज अ स्टेटिक प्रेफरेंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके ये लास्ट पॉइंट, द फैक्ट दैट द सीवी यानी कंटीजेंट वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल से क्या कहते हैं, दे वुड डू करने के लिए, एज अपोज टू व्हाट पीपल आर ऑब्जर्व टू डू। दिस इज सोर्स ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड ग्रेटेस्ट वीकनेस, ठीक है। अनलाइक रिवील्ड प्रेफरेंस, अनलाइक रिवील्ड प्रेफरेंस जहां पे हम ऑब्जर्व करते थे, वैसा नहीं है ये। यहां पे हम लोगों को डायरेक्टली देखते हैं कि लोग करते क्या है, ठीक है, ये लोग कहते क्या है, लोग करते क्या है। इसलिए ये जो हमने इसके अंदर एक तरीका अपनाया स्टेट करने का, स्टेटेड प्रेफरेंस, वही इसकी स्ट्रेंथ भी है और वही इसकी वीकनेस भी है, ठीक है। वीकनेस आपको लिमिटेशंस में पता चलेंगी कि क्यों ये वीकनेस है। अगेन, हम किसी से एक्यूरेट फिगर्स जब हम पूछ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो चीजें एक्यूरेट बताए जब तक कि उसके पास में वो चीज अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस की बात है, लेकिन हमें कंसेप्ट समझना था कि इसका कंसेप्ट क्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं, अगर आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि जिनका कोई मार्केट सोर्स नहीं है, तो आप इसके लिए कितना रेडी हैं देने के लिए, ठीक है। या फिर आपसे ये चीजें ली जाए तो आप कितना उसके लिए कंपनसेशन लेंगे, ठीक है। सो ये कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉस्ट अप्रोच, पिग एंड टैक्स और कमांड एंड कंट्रोल मेथड, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक में हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को कवर कर देंगे। और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नोट्स जो है वो यहां तक मैंने ऑलरेडी ऐप पे डाले हुए हैं। कहां तक? ये यहां तक जितना लास्ट लेक्चर हुआ था। जैसे ये 2 लेक्चर हो जाएंगे तो ये वहां पे अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक जो रह गए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वहां पे अपडेट मैं कर दूंगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके डाउनलोड करें। जेके इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये 3 कोर्स, इसके अलावा मॉक टेस्ट 3 यूनिट्स मॉक टेस्ट और नोट्स वाला कोर्स जो है वहां पे अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्दी अपलोड करूंगा। इसके अलावा माइक्रो हमारा पीछे रह रहा है थोड़ा सा, ड्यू टू थोड़ा सा टाइम का इश्यू है। जैसे ही कुछ टाइम मिलेगा तो मैं माइक्रो और मैक्रो को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। बिफोर दैट मैंने आपको ये चीज कही कि हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की एक मैराथन सेशन जो है वो करेंगे। बहुत जल्दी जो है वो सेशन होने वाला है, मे बी लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो, हम उसे जल्दी जो है वो अपडेट कर देंगे। एक ही वीडियो में जो है पूरा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें और जितने भी आपकी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे वीडियोस को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।